नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल, समाचारों के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ आपको अपने बच्चों की फीस से, बच्चों के रोजगार से, और जो भी ऐसी देश की समस्याएं हैं जिनसे आपको कोई दिक्कत नहीं हो, तो आप अब लड़ाई झगड़े की बहस भी देख सकते हो। लेकिन लड़ाई झगड़े की बहस में अब गालियों की भरमार होने लगी है। इस तरह से चिल्लाहट होती है कि वह आप पर क्या असर पड़ेगा यह तो हम कह नहीं सकते। आपके बच्चों पर क्या असर पड़ सकता है यह आप विचार कर सकते हो, क्योंकि फ़र्क तो आपको पड़ेगा नहीं, या हो सकता है कि पड़े या नहीं पड़े, लेकिन फिर भी विचार करो कि हम जैसा देखेंगे वैसा हम पर फ़र्क पड़े नहीं पड़े, हमारे बच्चों पर तो अवश्य इसका फ़र्क पड़ेगा। वरना अगर हम ये समय रहते छोड़ देंगे तो यह देश की समस्याएं बताई जाएगी मीडिया में, वरना वो अपने कामों में लगे हुए हैं। अभी एक ही रिपोर्ट मैंने पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि WHO ने कहा है कि देश में, भारत में इतना मिलावटी दूध, इतना मिलावटी मावा, पनीर, क्योंकि त्योहारी सीज़न आ रहा है तो इतना मावा और मिलावटी सामान खाया जाता है कि देश में कुछ सालों में उसकी परसेंट तो सुनकर मैं घबरा गया, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, 87% लोग कैंसर से पीड़ित होने की संभावना है। ये इतनी ज़्यादा संख्या है कि जिसका आप सोचकर भी घबरा जाओगे। तो इसलिए जो मीडिया में बताया जा रहा है कि कौन किसका दुश्मन, कौन किससे खतरा है, कौन किसका वो है, कुछ भी नहीं है। हमारा शरीर ही अगर हमारा साथ नहीं देगा तो पता नहीं हम किससे मुकाबला कर पाएंगे। तो इसलिए समय रहते छोड़ दो, ताकि हमारे देश की असली समस्या बताई जाएगी, वरना आपको और हमको ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े अब कुछ राहत दे रहे हैं। बीते 8 दिनों में से 7 दिनों में नए संक्रमितों से ठीक होने वाले की संख्या ज़्यादा रही है। शुक्रवार को भी 85,465 संक्रमितों की पहचान हुई, जबकि 93,166 ठीक हुए। इससे एक्टिव केस लगातार कम हो रहे हैं। 14 दिन पहले 12 सितंबर को 9.73 लाख एक्टिव केस थे, जबकि 25 सितंबर को यह 9.61 लाख ही हो गए। वहीं 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज 89वां जन्म दिवस है। देश के महान अर्थशास्त्रियों में से एक के रूप में पहचान रखने वाले मनमोहन सिंह का जन्म अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के एक गांव में हुआ था। डॉक्टर सिंह ने 1948 में पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक की पढ़ाई की। आगे की पढ़ाई ब्रिटेन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से की और 1962 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डी.फिल किया। पंजाब यूनिवर्सिटी और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाया और वही देश के प्रधानमंत्री रहे। तो बधाई हो उनके आज के जन्मदिवस की, और हम उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं। लद्दाख और लेह में शुक्रवार दोपहर भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.4 मैग्नीट्यूड मापी गई। भूकंप 4.27 बजे आया। इसका केंद्र लेह से 129 किलोमीटर दूर और जमीन से करीब 10 किलोमीटर अंदर था। इसके दौरान लोग घरों से निकल गए। वहीं जनाना अस्पताल में हम आपको अपने देश के मानव का चेहरा बताते हैं और हमारे देश के लोगों का चेहरा बताते हैं कि किस तरह से हम आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, या किस तरह से हम एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। एक जनाना अस्पताल है राजस्थान में, वो कहीं भी हो सकता है, इसका जगह बताने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वहाँ शुक्रवार को मानवीय संवेदनाओं को तार तार करने वाली घटना ने वहाँ मौजूद हर शख्स को झकझोर दिया। निःशुल्क सेवा के लिए चल रही एम्बुलेंस कर्मी ने 500 रुपये के लिए प्रसूता को काफ़ी देर तक एम्बुलेंस में ही उलझाए रखा। इससे अस्पताल के गेट पर ही उसका प्रसव हो गया, डिलीवरी हो गई। उस दौरान नवजात नाल के जरिए करीब 2.5 फुट नीचे ज़मीन पर लटक गया। गनीमत यह रही कि वहाँ परिजनों ने उसे तुरंत संभाल लिया। अलवर की डेड की निवासी की एक महिला ने पीहर में रह रही थी और उसको गुरुवार रात प्रसव होने पर उसे डीग अस्पताल लाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने उसे जनाना अस्पताल में रेफ़र किया, और यह हमारे समाज का नया चेहरा है कि हम किसी भी व्यक्ति को थोड़े से पैसों के लिए, उसकी किसी भी बुरी तरह से हम उसको मजबूरी में कर सकते हैं, उसकी पीड़ा पहुंचा सकते हैं। यह अब पता नहीं कैसे होगा इसका सॉल्यूशन, यह आप भी विचार कर सकते हैं।
राजस्थान में कोरोना बेकाबू हो चला है। शुक्रवार को राजस्थान में कोरोना का महाविस्फोट हुआ। राजस्थान में पहली बार रिकॉर्ड 2010 नए केस मिले। एक दिन में नए मरीजों का आंकड़ा पहली बार 2000 के पार हुआ। जयपुर में भी रिकॉर्ड 425 नए रोगी मिले। यह भी पहली बार है जब किसी जिले में एक दिन में 400 से अधिक केस मिले। अब राजस्थान में कुल संक्रमितों की संख्या 1,24,000 हो गई है। बीते 24 घंटे में 15 मौत हुई। मृतकों का आंकड़ा 1412 हो गया है। वहीं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने राजस्थान में अंगदान की मुहिम को बढ़ावा देने के लिए शुक्रवार को निजी आवास से राजस्थान अंगदान जागरूकता रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि झुंझुनू के महात्मा गांधी स्वास्थ्य संस्थान द्वारा अंगदान, जन जागृति एवं जीवन दान अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जागरूकता रथ 25 सितंबर से 25 अक्टूबर तक राजस्थान के सभी जिला मुख्यालय पर जाकर आम जन को अंगदान के लिए जागरूक करेंगे। राजस्थान सरकार ने सार्वजनिक कार्यक्रम में अब 50 की जगह 100 व्यक्तियों के शामिल होने की छूट दे दी है, लेकिन हर एक को मास्क लगाना जरूरी है। गंभीर कोरोना वायरस की दवा से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। इसी कारण देश में मार्च के बाद ऑक्सीजन की खपत 4 गुना बढ़ गई है। ऑक्सीजन बनाने वाले उद्योग संगठन की मांग पर केंद्र ने इसकी कीमतें 47% बढ़ा दी है। यह अगले 6 माह तक लागू रहेगी। कैसा अजीब नज़ारा है, जहां कीमतें कम करनी चाहिए वहां इसकी कीमतें बढ़ा दी गई है। जब उत्पादकता ज़्यादा होगी तो उसकी कीमत कम होगी या ज़्यादा होगी, यह आप और हम दोनों विचार कर सकते हैं। जहां दुनिया में मांग अधिक होती है या उत्पादकता अधिक होती है तो उसकी कीमतें कम होती है। यहाँ उल्टा होता है। 50% तक बढ़ा दी, ये उसका सारा भार आप पर और हम पर ही पड़ने वाला है। वहीं डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए एमबीबीएस के बाद एमडी और एमएस करने वाले छात्रों को अब राजस्थान में पढ़ाई के साथ साथ जिला अस्पतालों में भी जाकर 3 माह तक इलाज करना होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री आवास पर शुक्रवार शाम जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक हुई। गहलोत ने बताया कि 500 घोषणाओं में से 252 को पूरा कर दिया गया है। इसके साथ ही घोषणा पत्र के अतिरिक्त भी समय समय पर कई नई कार्यक्रम और योजनाओं को अमली जामा भी पहनाया गया है। वहीं देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार निरंतर प्रयास करती रहती है। इसी क्रम में विदेश में बैटरी बनाने का उन्नत प्लांट लगाने वाली कंपनियों को 34,000 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पेशकश कर सकती है। वहीं जर्मन फुटबॉल क्लब म्यूनिक ने अपने कैबिनेट में एक और ट्रॉफी जोड़ ली है। म्यूनिक स्पेनिश क्लब ने सेविला को 2-1 से हराकर सुपर कप चैंपियन बन गया है। वहीं देश में शुक्रवार से मेडिकल एजुकेशन की पूरी जिम्मेदारी नेशनल मेडिकल कमीशन ने संभाली है। वहीं कृषि बिल के खिलाफ देश भर के किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। पंजाब, हरियाणा में भी किसान पिछले कई दिनों से कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। कृषि विधेयक के विरोध में शनिवार को किसान मजदूर संघर्ष समिति का पंजाब के अमृतसर में रेल रोको आंदोलन जारी है। समिति ने बिल के विरोध में 24 से 26 सितंबर तक रेल रोको आंदोलन चलाया है। वहीं देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के योगदान और नीतियां, अयोध्या विवाद, गुजरात दंगों से जुड़े चैप्टर आसाम के 12वीं क्लास के सिलेबस से हटाने पर विवाद हो गया। कांग्रेस ने इस कदम के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं केंद्र सरकार ने फेसलेस इनकम टैक्स अपील प्रणाली की शुक्रवार से शुरुआत कर दी है। फेसलेस अपीलों के तहत सभी आयकर अपीलों को फेसलेस इकोसिस्टम के तहत एक फेसलेस तरीके से अंतिम रूप दिया जाएगा। इस बारे में आवश्यक गजट अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस प्रणाली का उद्देश्य ईमानदार टैक्स पेयर्स को सम्मान देना और टैक्स कलेक्शन में पारदर्शिता लाना है। वहीं कोरोना वैक्सीन को लेकर एक राहत की खबर है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के केईएम अस्पताल में ऑक्सफोर्ड की ओर से बनाई जा रही वैक्सीन कोविशील्ड का मानव परीक्षण किया जाएगा। यह परीक्षण 3 लोगों पर शनिवार को किया जाएगा। केईएम सरकारी अस्पताल और मुंबई का पहला अस्पताल है जहां किसी वैक्सीन का मानव परीक्षण किया जाएगा। वहीं उदयपुर, राजस्थान के जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार ने राज्य में वर्ष 2020-21 में 8 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने हेतु स्वीकृति दे दी है, जिनके लिए टीएडीए विभाग द्वारा प्रत्येक विद्यालय के लिए 15 एकड़ जमीन आवंटित कराई जा चुकी है। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह ने बताया कि इन 8 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के भवनों के निर्माण के लिए भारत सरकार ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को कार्यकारी एजेंसी नोडल नियुक्त किया है। वहीं उदयपुर निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायत चुनाव के तहत होने वाले उप सरपंच चुनाव के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए चुनाव कार्यक्रम निर्धारित किया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ओपी बुनकर ने बताया कि जिले में 4 चरणों में होने वाले मतदान के तहत प्रथम चरण में उप सरपंच का चुनाव 29 सितंबर, द्वितीय चरण में 4 अक्टूबर को और तृतीय चरण में 7 अक्टूबर
शक्करकोट तथा चतुर्थ चरण में उप सरपंच का चुनाव 11 अक्टूबर को होगा। वहीं उदयपुर के ही गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के पूर्व कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोडानी अब राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों को अपने शैक्षिक अनुभव से समृद्ध करेंगे। प्रोफेसर सोडानी को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2 बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। इसके तहत जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में कार्यकारी परिषद में 2 वर्ष के लिए सदस्य मनोनीत किया गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।